Legend of Northland explained in detail for CBSE Class 9 students. In this video, we delve into the fascinating tale of A Legend of Northland from the English textbook prescribed by the Central Board of Secondary Education, CBSE, for Class 9. We present a comprehensive explanation of the poem, discussing the themes, characters, plot, and literary devices used by the author. Okay, people, we are quickly going to start with this chapter. ये एक basically poem है, ठीक है, A Legend of Northland. थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसमें, आपका मुझे लगता है नहीं है ऐसे, लेकिन पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं कम से कम उसका आइडिया हो जाएगा, कैसे हम पोएटिक डिवाइसेस, राइमिंग स्कीम, इन सब चीज़ों की बातें करते हैं. तुम लोग को है ना भाई साहब, जैसे राइमिंग स्कीम, पोएटिक डिवाइस क्या होता है, ऑलिट्रेशन क्या होता है, ये सब है ना. ओके ओके, सो अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड. आपको थोड़े तरीके से हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि भाई पहले इसका एक एक्सप्लेनेशन समझ लेंगे, उसके बाद इसमें क्या क्या पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है. तो कॉन्टेक्स्ट क्या है इस पोएम का. एक बहुत ही सिंपल सा पोएम है. और लेजेंड क्यों बोल रहे हैं हम इसको, लेजेंड क्यों बोल रहे हैं, लेजेंड किसको बोला जाता है, महान. ओके, यहाँ पे लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, तो मतलब ये कोई महान किसी इंसान के बारे में बात नहीं की जा रही है, एक फोक टेल के बारे में बात किया जा रहा है. फोक टेल मतलब समझते हैं, जो आपके दादाजी ने सुना रहेगा, उनके दादाजी ने सुना रहेगा, ऐसा ही वैसा चलती भाषा में आ रही है. वो कहीं रिटन नहीं है या उसका कोई प्रूफ नहीं है, मतलब चला आ रहा है वो, ठीक है. तो लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, तो नॉर्थलैंड क्या है भाई साहब, नॉर्थलैंड एक्चुअली नॉर्थ की तरफ कोई जगह है, मतलब ये अर्थ है भाई साहब आपका, और ये यहाँ पे, ठीक है, नॉर्थ की तरफ, ठीक है. तो यहाँ पे आपको मालूम है कि नॉर्थ की तरफ आपके जो डेज एंड नाइट्स होते हैं वो 6 महीने तक रहते हैं अप्रॉक्सीमेटली. तो नाइट्स लॉन्गर हो जाते हैं और विंटर जो है तो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है, तो सीवियर क्लाइमेट होता है. जितना आप इक्वेटर से ऊपर जाते जाएंगे उतना आपका क्लाइमेट सीवियर होता जाएगा. सो लेजेंड मतलब क्या है, लेजेंड मतलब है भाई साहब आपका कि एक ऐसी कहानी जो बहुत पहले से चली आ रही है, लेकिन जो बहुत स्ट्रांगली लोग दोहराते जाते हैं, ठीक है, वो बहुत स्ट्रांगली लोग बोलते जाते हैं कि अपने नेक्स्ट पीढ़ी को नेक्स्ट पीढ़ी को नेक्स्ट पीढ़ी को ऐसे बोलते जा रहे हैं, ठीक है. इसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे लेजेंड. लेजेंड मतलब एक महान होता है, लेकिन यहाँ पे किसी महान इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, एक कहानी जो महान बन गई है. समझ में आ रही है, एक कहानी, एक फोक टेल ऐसा है जो महान बन गया है. दैट इज व्हाट वी मीन बाय लेजेंड आउट हियर, ठीक है. सो लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, दिस इज रिटन बाय फीबी कैरी. शी वाज बोर्न ऑन September 4th, ठीक है. It was an American poetess. Poetess मतलब she was, जैसे पोएट होता है मेल, तो पोएटेस हो गए फीमेल, ठीक है. She was a champion of women's rights and was also the editor of the Revolution, a newspaper for a short time. तो वुमेन्स राइट्स अभी उस टाइम पे अगर आप देखोगे तो वुमेन्स रिलेटेड बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे मूवमेंट्स हुए थे. एंड शी वॉज अ चैम्पियन ऑफ वुमेन्स राइट्स एंड ऑल्सो शी रोट द रेवोल्यूशन. एक न्यूज़पेपर में एडिटर थी ये, ठीक है. तो ये जो पोएम है ये क्या दर्शा रहा है कि कहीं पे नॉर्थलैंड में एक ऐसी घटना एक्चुअली में घटी नहीं है, या शायद भी घटी रहेगी, इसका हमको कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सेंट पीटर जो थे, सेंट पीटर मतलब एक बहुत ही जो सेंट होते हैं ना, मतलब साधु टाइप के, ठीक है, फादर टाइप के जो होते हैं, साधु मतलब समझ में आता है ना, ठीक है. तो भगवान के भक्त थे भाई साहब ये, और ही वॉज रोमिंग अराउंड द एंटायर नॉर्थलैंड. तो वो एक जगह से दूसरे जगह भगवान की बातें प्रीच करते हुए जाते थे, जैसे आपके पहले के ज़माने के साधु संत हुआ करते थे, एक जगह से दूसरे जगह वो भगवान की बातें लोगों को सुनाते हुए जाते थे, ठीक है. तो ऐसे ही भटकते भटकते ये एक ऐसे जगह पे आ गए, ठीक है. एक बहुत ही ठंड थी तभी, और एक ऐसे मतलब केक बेकरी शॉप पे आए ऑलमोस्ट, जिनकी जो मालकिन थी वो केक बनाती थी एक्चुअली, ठीक है. सो शी यूज्ड टू मेक केक्स एंड सेल देम. लेकिन जब ये आए और इन्होंने बोला मैं बहुत भूखा हूँ, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, ठीक है, तो एक कुछ बनाकर दे दो केक छोटा सा भी, तुम्हारा तो यहाँ पे बनता ही रहता है, तुम्हारा क्या ही जाएगा. मतलब ऐसा नहीं बोला ना तुम्हारा क्या ही जाएगा, मुझे थोड़ा सा भूख लगा है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो. तो इन्होंने बोला अच्छा ठीक है. तो इन्होंने बहुत कंजूसी दिखाई मतलब बोला कि हाँ ठीक है केक बनाती हूँ. लेकिन केक बनाया उन्होंने, एक छोटा सा केक बनाया, फिर बोला अरे इतना बड़ा सा केक मैं दे रहा हूँ उसको, अब थोड़ा सा रुकिए एक और केक बनाती हूँ, और छोटा सा एक केक बनाया, ठीक है. फिर जैसे ही देने गई, अरे बाप रे इतना बड़ा सा केक मैं दे रहा हूँ, ठीक है.
तो ऐसा करते करते उन्होंने एक वेफर जैसा केक बना दिया। वेफर मतलब समझते हैं, वो जो चिप्स आप खाते हैं, वो जितना मोटा होता है लगभग उतना ही मोटा एक केक बनाया। हाँ, ये दे सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो जब वो उस इंसान को देने जाएंगे तो किसी का भी दिमाग हट जाएगा। इतनी देर तक बैठा के रखा है, जो काम 5 मिनट में 10 मिनट में ख़त्म हो सकता था उसके लिए 1 घंटा बिठा के रखा है, और 1 घंटा बिठाने के बाद क्या दे रहे हैं, एक वेफर जैसा केक। क्या ही किसी इंसान का जो पूरे दिन भूखा है उससे उसका क्या ही पेट भरेगा। और भूखा है मतलब एक बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में भूखा है, मतलब वहाँ पे एकदम एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं, बहुत ही ठंड है, ठीक है, बर्फ़ गिर रही है बाहर। तो इस कंडीशन में उस इंसान को आप किस तरीके का, इससे अच्छा आपने ना ही बोल दिया होता, ठीक है। तो इन्होंने बोला उनसे कि मतलब तुझे जो कुछ भी मिला है जीवन में, तुमको ये जो घर मिला है, खाने के लिए सब मिला है, ये सब बहुत लोगों को नहीं मिलता है, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम इन चीज़ों को डिज़र्व करती हो। इसलिए गुस्सा नहीं आ रहा है कि मतलब तुमने मुझे इस तरह से व्यवहार किया, लेकिन इसलिए गुस्सा आ रहा है कि अगर तुमको नहीं देना था तो तुम पहले ही बोल दिए होते। मतलब तुम केक को छोटा करते गए और उसको इतना छोटा किया कि मतलब आपने एक वेफर बना डाला, ठीक है। तो क्या ही पेट भरेगा, इससे अच्छा एक काम करो, मतलब उन्होंने एक श्राप दे दिया उसको, ठीक है, तुम वुड पेकर बन जाओ। वुड पेकर मतलब समझते हैं, एक ऐसी चिड़िया होती है जो ये वुड में टक 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 करती रहती है भाई साहब, ठीक है। तो वो धीरे 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 वुड में अपना ओल बनाती है, फिर वहाँ पे रहती है। उसका लाइफ बहुत चैलेंजिंग होता है बेसिकली, ठीक है। तो तुम्हारा भी लाइफ मतलब इतने ऐशो आराम में तुमको रहना डिजर्व नहीं होता है, ठीक है। तुम भी ऐसा चैलेंजिंग लाइफ ही जियो। एंड शी बिकेम अ वुड पेकर देयर एंड देन, ठीक है। तो ये एक कहानी ऐसी है कि मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि अगर आपके पास है तो दूसरे को थोड़ा सा देने में क्या ही जाता है, ठीक है। तो अगर आपके पास नहीं है तो अलग बात है, या आपके पास सच में दिल नहीं है देने के लिए, तो लोगों को बोल दीजिए भाई नहीं देना है, मुझे दान दक्षिणा नहीं करनी है। बी क्लियर एंड ब्लंट अबाउट इट रादर देन मेकिंग समबडी वेट, और वेट करवाने के बाद उसको भाई साहब इतू सा दे रहे हो तुम वेफर जैसा केक, ठीक है। तो दैट इज समथिंग, दैट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, ठीक है। ओके, so a legend of Northland narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter. तो सेंट पीटर भाई साहब कौन थे? Who was Saint Peter? सेंट पीटर मतलब जीसस क्राइस्ट के डिसाइपल थे, ठीक है, और इनको गुस्सा दिलाया। द पोएम इज अ बैलेड। बैलेड क्या होता है भाई साहब? जैसे ये आप जो शिवाजी महाराज के उसमें सॉन्ग प्ले करते हैं, हाँ जी 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 जी, उसको पोवाड़ा बोलते हैं, ठीक है। सो दैट इज अ बैलेड। ये मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है ना, उस टाइम से ही चला रहा है। आप सुनते सुनते इसको सीख जाते हैं, इसको हम बैलेड बोलते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि किसी ने पढ़ा होगा, लेकिन सुनते सुनते जो प्रचारित होता हो उसको हम बैलेड बोलते हैं। अ बैलेड इज अ सॉन्ग नरेटिंग द स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजास। तो स्टैंजा में ऐसे नरेट होता है। बैलेड्स आर पास्ड ऑन इनटू जनरेशंस, ठीक है। तो ये एक जनरेशन में पास आउट होते हैं। एंड अ पार्ट ऑफ पॉपुलर फोक कल्चर जनरली पास्ड ऑन ओरली। तो ज़्यादा करके दिस इज पास्ड ऑन ओरली, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ये ओरली पास आउट हो रहा है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो ये है क्या? दिस इज बेसिकली अ बैलेड एंड इज रिटन बाय फीबी कैरी, ओके। सो आपका देखिए नॉर्थलैंड कुछ ऐसे दिखता है, मतलब ये नॉर्दर्न लाइट्स है, एक्चुअली में इस तरह से दिखेगा, ठीक है। आप एक टाइम पे अगर यर्क में जाएंगे तो आकाश कुछ इस तरह से दिखेगा, वहाँ पे ऐसा लाइटनिंग होता है वहाँ पे, ठीक है। खैर, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ ओके। सो अवे इन द नॉर्थलैंड, बहुत दूर नॉर्थलैंड में कहीं पे, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू। आवर्स ऑफ द डे फ्यू क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत कम सनलाइट पहुंच रहा है, तो बहुत छोटे दिन होते हैं। इनफैक्ट 6 महीने तक वहां पे रात ही रहती है और 6 महीने तक दिन ही रहता है। आप यूट्यूब में अगर वीडियोस देखोगे कि नॉर्दर्न पोल में क्या होता है, फिनलैंड के या आपके जो एकदम नॉर्दर्न पोल्स में है, तो वहाँ पे 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने रात। रात के 2 बजे मतलब अगर दोपहर के 2 बजे आपका पूरा ऐसा अंधेरा रहेगा, ठीक है। खैर, यहाँ पे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर लॉन्ग इन विंटर। तो विंटर में नाइट्स बहुत लॉन्ग होते हैं। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, ठीक है, दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। इतने बड़े रात होते हैं कि लोग भाई साहब सोते सोते थक जाएंगे, है ना। आपका मतलब रात यहाँ पे समझ लो 10-11 बजे चालू हो जाएगा और मतलब सुबह 6-7 बजे तक, इतने में हम लोग सब अपना सोने का कार्यक्रम निपटा लेते हैं, राइट। लेकिन रात जब बहुत लंबी है तो उसको कितना ही सो के गुजारेंगे आप, ठीक है। सो इतनी लंबी रातें होती हैं यहाँ पे दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, कि वहाँ
आप उसको उतनी देर तक सो नहीं सकते, ठीक है, फिर जीवन ठप हो जाएगा। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर, ये रेनडियर होता है देखो, ठीक है, काफी पावरफुल होता है और ये मतलब बर्फ में चलने के काबिल होता है। इसके लॉन्ग फर कोट्स होते हैं, काफी गर्म कोट होता है और दिस कैन बेसिकली गैलप थ्रू द स्नो, ठीक है। तो इसको हार्नेस करते हैं लोग, हार्नेस करते हैं मतलब ये रेनडियर जो होगा, ठीक है, इसको भाई साहब इन लोग ऐसे काट बनाकर ऐसा इनको मतलब खिंचवाएंगे, ठीक है, दैट इज हाउ इट इज। तो वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर, स्विफ्ट मतलब बहुत तेज भागने वाला, रेनडियर को ये हार्नेस कर लेते हैं, उसको थोड़ा बहुत खाना दे देते हैं और मतलब पाल लेते हैं उसको। जैसे घोड़ा, वहाँ पे घोड़ा नहीं चल सकता, जैसे घोड़े की सवारी होती है या घोड़ा चैरियट को खींचता है, वैसे वहाँ पे रेनडियर चैरियट को खींचता है, ठीक है। ओके, दे हार्नेस द रेनडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज, ठीक है। तो अगर जब बहुत ज़्यादा बर्फबारी होने लगता है तो इसको हम ऐसे हार्नेस कर लेते हैं स्लेजेस, ये स्लेजेस होते हैं, दीज आर नोन एज स्लेजेस, जिससे वो बंधा हुआ रहता है, ठीक है, स्लेजेस, ठीक है, व्हेन इट स्नोज। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर कब्स, तो ये चिल्ड्रन जो है इस तरह के ड्रेस पहनते हैं और ऐसे लगते हैं जैसे भालू के बच्चे हैं, ठीक है, मतलब पूरा एक फर से कवर जो कपड़े पहनते हैं, दीज मेक देम लुक लाइक बियर कब्स, ठीक है। सो दैट इज हाउ दे इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, तो ये फनी लगते हैं और फरी भी होता है, काफी सारा फर होता है इसमें, ठीक है। सो एक्सप्लेनेशन क्या है भाई साहब, हियर द पोएट इंट्रोड्यूसेस द प्लेस फ्रॉम विच हर स्टोरी इज डिराइव्ड, विच इज द नॉर्थलैंड वेयर द डेज आर शॉर्ट, यहाँ पे डेज भाई साहब आपके शॉर्ट हैं, ठीक है, एंड नाइट्स आर लॉन्ग इन विंटर, इट इज सो कोल्ड इन दैट सीजन दैट पीपल कैन नॉट स्लीप कंफर्टेबली द होल नाइट, ठीक है, एंड ऑफन वोक अप एज द नाइट्स आर वेरी लॉन्ग, दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू स्लीप द एंटायर नाइट। भाई साहब कितना ही सो लेंगे आप, 6-7 घंटा समझ में आता है, 12-12, 14-14, 15-15 घंटे का अगर नाइट हो गया तो कितना ही सोएगा कोई इंसान, ठीक है। When the snow falls, people like to go sledging by trying reindeers to their sledges. तो ऐसे टांगे होते हैं, गाड़ियां होती हैं जिसके साथ इन रेनडियर्स को टाई अप किया रहता है और ये रेनडियर्स भागते हैं, ठीक है, स्नो में, ओके। बिकॉज ऑफ द कोल्ड चिल्ड्रन वेयर हैवी वुलन और फर क्लोथ्स दैट कवर देम fully and make them look like bear cubs, so they look like bear cubs. Clear है people, ठीक है। So this is the first stanza and its explanation, okay। अभी हम भाई साहब, अभी तक कहानी शुरू नहीं हुई है, ठीक है। They tell them a curious story, यहाँ से कहानी आपकी शुरू हो रही है। तो they tell them a curious story मतलब कौन दे यहाँ पे, वहाँ के लोग, नॉर्थलैंड के लोग, so the people of Northland, ठीक है, so the people of Northland, ठीक है, वहाँ पे ये लोग ये कहानी एक दूसरे को बोलते हैं। टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, बड़े क्यूरियस स्टोरी है, कहाँ से आया, किसने लिखा, किसने पहले इस कहानी को इन्वेंट किया, या वाकई में हादसा घटित हुआ था कि नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, ठीक है, ऐसा राइटर बोल रही है कि मुझे नहीं लगता कि ये ट्रू, ऐसा घटना घटा रहेगा। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, तो यहाँ पे हम भाई साहब एक लेसन लर्न जरूर करेंगे, ठीक है। बचा के आप कितना ही बचा लोगे, ठीक है। मिजरी जो है मतलब आप, माइजर होता है ना, माइजर मतलब महाकंजूस, ठीक है, तो उनकी एक स्टोरी है, बचा के आप कितना ही बचा लेंगे। इफ आई टेल द टेल टू यू वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर, तो सेंट पीटर बेसिकली गुड क्यों बोल रहे हैं, मतलब ये एक फादर से थे एंड ही वाज बेसिकली प्रीचर, ठीक है, भगवान के मैसेज को दूर दूर दराज गांव तक लोगों तक ये पहुंचा रहे थे। और ये मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं, साधु लोग जैसे एक जगह से दूसरे जगह, एक गांव से दूसरे गांव चलते रहते हैं, ठीक है। लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, ठीक है, व्हेन वंस द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, मतलब लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसे जो हैं वो बेसिकली हेवन में रहने लायक हैं, लेकिन वो हमारे धरती पे आते हैं हमको मतलब शिक्षा देने के लिए। सो लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉकड अबाउट इट, तो वर्ल्ड में ये भाई साहब वॉक कर रहे थे, प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड, यू नो, ठीक है, जस्ट एज ही डिड, तो ये प्रीच करते थे, ही वाज बेसिकली प्रीचिंग गॉड्स ओन वर्सेस, ठीक है, जीसस क्राइस्ट के डिसाइपल थे ये। पेरेंट्स इन द नॉर्थलैंड टेल देयर चिल्ड्रन अ स्टोरी, तो हमेशा ये स्टोरी बताते हैं अबाउट ऑल्दो द पोएट डज नॉट थिंक द स्टोरी इज ट्रू, ठीक है, यही बोल रही है ना, आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू, इट शुड बी टोल्ड नन द लेस बिकॉज इट टीचेस चिल्ड्रन एन इंपॉर्टेंट लेसन, लेकिन फिर भी इस स्टोरी में जो लेसन है वो इंपॉर्टेंट है, जो टेक अवे है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो मोरल है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Then the poet begins to tell the story. The story is about Saint Peter as he traveled around the world preaching the word of God. So word of God को ये preach कर रहे हैं, भगवान के मैसेज को दूर दूर तक लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। So he was basically a preacher. Okay, so अभी भाई साहब
ये स्टोरी स्टार्ट होती है, ठीक है। अभी तक नॉर्थलैंड की बातें हो रही थी, अभी तक भाई साहब वहाँ पे कैसे लोग रह रहे थे और कैसे वहाँ पे लंबी रातें थी और बर्फ़ गिर रहा था, रेनडियर यूज़ कर रहे थे, ये थोड़ा सा आपको मतलब सिचुएशन दिया जा रहा है, ठीक है। अभी स्टोरी स्टार्ट हो रही है और सेंट पीटर जो थे वो नॉर्थलैंड में अभी फ़िलहाल थे और इधर से उधर जा रहे थे, यू नो, ही वॉज बेसिकली प्रीचिंग। नाउ द स्टोरी एक्चुअली स्टार्ट्स। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रैवलिंग अराउंड द अर्थ। तो एक कॉटेज के पास आए, कॉटेज मतलब समझ में आता है झोपड़ी टाइप का, ठीक है। एंड बेकिंग देम वेयर अ लिटिल वुमन वाज मेकिंग केक्स। तो एक वुमन थी जो वहाँ पे केक्स बना रही थी, तो शी वाज अ केक मेकर और अ बेकर बोल सकते हैं उनको, ठीक है। तो शी वाज बेसिकली व्हाट, अ बेकर, एक बेकरी शॉप बेसिकली, ठीक है। एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ। हर्थ क्या होता है भाई साहब, इस तरीके का एक फर्नेस टाइप का होता है, ठीक है, और उसमें उसको बेक किया जा रहा था, ठीक है। सो बेक किया जा रहा था, ऐसा एक हर्थ था, ठीक है। एंड बीइंग फेंट, आज की तारीख में तो माइक्रोवेव ओवन्स हो गए, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसे हर्थ हुआ करते थे जहाँ पे बेकिंग होती थी। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, तो सेंट पीटर पूरे दिन भूखे थे, ठीक है। फेंट मतलब ऑलमोस्ट बेहोश हो जाने की स्थिति में थे, ठीक है। ही डिडंट हैव एनी, ही हैज नॉट ईटन एनीथिंग एंड वाज अबाउट टू फेंट फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन। दिन ऑलमोस्ट खत्म होने को था। ही आस्क्ड हर फ्रॉम अ स्टोर ऑफ केक्स टू गिव अ सिंगल वन। तो उन्होंने मांगा कि आप मुझे एक केक दे सकते हैं क्या, ठीक है, आपके स्टोर में ये जो केक्स है उसमें से मुझे एक केक दे सकते हैं क्या, ठीक है। तो व्हाट हैपेंड, सेंट पीटर केम टू अ वुमेन्स हाउस इन द नॉर्थलैंड जस्ट when she was baking cakes in her fireplace for herself. Saint Peter's body was pale and tired at the end of a long day during which he had been fasting. तो इन्होंने पूरा दिन उपवास रखा था, कुछ भी खाया नहीं था। To sustain himself, he asked the woman to give him only one of the many cakes that she was baking. तो आप इतने सारे केक्स बेक कर रहे हो, एक केक मुझे दे सकते हो क्या, ऐसा उन्होंने मांगा, ठीक है। ओके, सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक। तो अभी रिक्वेस्ट आया है, तो उन्होंने क्या किया, इस वुमेन ने क्या किया, शी मेड अ वेरी लिटिल केक, एक छोटा सा केक बनाया, ठीक है, एक छोटू सा केक बनाया। बट एज इट बेकिंग ले, तो बेकिंग करने के लिए दिया है, ठीक है। तो हमारा जैसे माइक्रोवेव ओवन होता है ना, हम उसमें टाइम सेट कर देते हैं, तब तक वो बेक होता है, वैसा पहले के ज़माने में नहीं होता था। तो आप वैसा भी आग जल रही है उसके अंदर ऐसे डालते हैं तो वो बेक हो रहा है, दिख रहा है बाहर से, ठीक है, ओके। बट एज इट बेकिंग ले, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, इतना बड़ा केक उठाकर मैं इनको दे दूं, ऐसा वो सोचने लगी, ठीक है। तो द मोमेंट शी स्टार्टेड बेकिंग, शी स्टार्टेड थिंकिंग एज वेल साइमल्टेनियसली, इज इट नॉट टू लार्ज टू गिव इट अवे टू हिम, ठीक है। देयरफॉर शी नीडेड अनदर। तो अभी क्या किया उसने कि उसको बाहर निकाला और एक और छोटा केक गूंथने लगी। तो अभी आटे को गूंथना पड़ेगा ना, नीडिंग मतलब आटे को गूंथना, ठीक है। वो आटा ही तो फूल कर केक बन जाता है, तो फ्लावर को वो नीड करने लगी। तो नीड मतलब गूंथना, ठीक है, तो अच्छे से गूंथना जरूरी है वरना केक बेक नहीं होगा। तो शी स्टार्टेड नीडिंग, मतलब नीड किसको कर रही है, नीड मतलब गूंथना किसको, वैसा फ्लावर को, ठीक है, फ्लावर मतलब आटा। एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, तो ऐसा उसने एक छोटा सा केक बनाया। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। लेकिन इतनी बड़ी कंजूस है कि उसने बोला अच्छा ये तो वैसा ही लग रहा है जैसा पिछला वाला था, ये छोटा था उससे, लेकिन कंजूस का दिमाग, ठीक है, नहीं और छोटा बनना चाहिए, ठीक है। सो शी केप्ट हिम वेटिंग एंड व्हाइल शी केप्ट हिम वेटिंग ही वाज अंडर द assumption that she is going to give him a cake, ठीक है। She started baking the cake as well, but while baking the cake she realized that this is too much of a big cake to give it all at once to this person, so let me bake another cake. So she started kneading another flour and she started baking another cake. Again उसने खुद लगा अरे ये भी लगता है थोड़ा बड़ा हो गया भाई साहब, इससे भी छोटा बनना चाहिए। ऐसे करते 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 वो एक छोटा केक की तरफ मूव कर रही है। समझ में आ रही है, मतलब मानसिकता समझ में आ रही है, कंजूस एक नंबर की। So the woman baked a very small cake, but before she could give it to Saint Peter, she started thinking it was too big to just be given away like that. So the woman went on to make an even smaller cake, but this also looked as big as the first one to her. ठीक है, ये भी वैसा उसको बड़ा लगने लगा, ठीक है। Then she took a tiny scrap of dough. Dough मतलब क्या होता है वैसा, आप जो गूंथते हैं, जो आटा इसको गूंथते गूंथते जो बनाते हैं। So एक टाइनी स्क्रैप उसने निकाला ऑफ डाउ एंड रोल्ड इट फ्लैट। तो उसने भाई साहब मतलब ऐसे करते हैं ना चक्की बेलन, ठीक है, तो उसने उसको एकदम फ्लैट कर दिया भाई साहब, ठीक है, एकदम पतला सा कर दिया। एंड बेक्ड इट एज थिन एज अ वेफर। तो पहली बार जीवन में कुछ ऐसा केक बना कि एक वेफर के तरह जितना मतलब उसका शेप होता है और जितना मोटापा होता है
और जितना साइज होता है वैसा केक बनाया, ठीक है, एकदम ऋतु की तरह महाकंजूस, ठीक है, हाँ क्या बोला मैंने, ओके। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, तो ये क्या हो गया भाई साहब, शी कुडंट पार्ट विद दैट, अभी भी उसको कंजूसी हो रही है, ठीक है, अरे यार ये इसको इतना बड़ा सा मैंने केक बना दिया, अभी इसको भी देना पड़ेगा, ठीक है। फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम्ड टू स्मॉल व्हेन आई ईट देम माई सेल्फ एंड येट टू लार्ज टू गिव अवे। ये एक चीज उसको समझ में आ गई कि जब मैं खाती हूँ तो बड़े बड़े केक भी छोटे लगते हैं, लेकिन जब मैं किसी और को दे रही हूँ तो बड़ा केक भी, मतलब छोटा केक भी बड़ा लग रहा है। तो जितनी बारी मैं केक बनाकर इनको देने की कोशिश कर रही हूँ, बार बार मुझे बड़ा क्यों लग रहा है। तो ये कंजूस माइंडसेट का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। व्हाट शी इज सेइंग इज माय केक्स सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट देम माई सेल्फ। कितना भी बड़ा केक रहने दो, लेकिन जब मैं उसको बनाकर खा रही हूँ तब तो मुझे छोटा ही लगता है, लेकिन जब मैं किसी और को दे रही हूँ तो छोटा केक भी बड़ा लग रहा है। व्हेन आई ईट देम माई सेल्फ येट टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट देम ऑल ऑन द शेल्फ। तो उसने सब कुछ शेल्फ पे डाल दिया, ठीक है, पुट देम ऑन द शेल्फ। So in her third attempt to make a cake so small that she wouldn't mind giving it away, she took an extremely small lump of dough, and when she rolled out the dough, her cake was as flat and thin as a wafer. एक वेफर की तरह भाई साहब फ्लैट और थिन हो चुका था। However, she couldn't even bear to give that small cake away. The woman said that the cakes that seemed small when she herself ate them were too big to be donated for free. ठीक है, एज अ रिजल्ट, तो मतलब जो उसको केक बड़े लगते थे, मतलब छोटे लगते थे जब खुद खाती थी, वही केक्स दूसरे को देने में उसको बड़े लग रहे हैं। एज अ रिजल्ट शी एंडेड अप कीपिंग ऑल द केक्स ऑन द शेल्फ एंड नॉट गिविंग एनी टू सेंट पीटर, ठीक है। देन सेंट पीटर ग्रू एंग्री। अभी भाई साहब हो गई, इतने देर से जो इंसान पूरे दिन भूखा है उसको आपने रुका के रखा है, ये समझ रहा है वो इंसान को कि आप उसको केक बनाकर देंगे और बेचारे को नहीं दिया तो उसको गुस्सा तो आने वाला है, ठीक है। तो दिस ड्रू हिम एंग्री फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, मतलब ऑलमोस्ट बेहोश होने के कगार में है, इतनी ज्यादा भूख लगी है कि ऑलमोस्ट बेहोश होने के कगार में है। एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज एनफ टू प्रोवोक अ सेंट, ठीक है, एक सेंट को प्रोवोक करने के लिए, एक सेंट को इरिटेट करने के लिए ऐसे ही किसी इंसान की जरूरत पड़ेगी। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो, तुम बहुत ही ज्यादा मतलबी हो, मतलब तुमको ह्यूमन फॉर्म कैसे मिल गया, ठीक है। यू आर नॉट सपोज टू बी इन अ ह्यूमन फॉर्म, तुम इंसान होने नहीं चाहिए, ठीक है। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, तुम्हारे पास फूड है, शेल्टर है, फायर भी है, क्योंकि उस वहाँ पे फायर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से आपको भाई साहब यहाँ पे पंखों की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे फायर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम कोल्ड है, ठीक है। तो तुम एक नॉर्थलैंड में रहती हो जहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं, वहाँ पे तुमको फूड, शेल्टर, फायर सब कुछ उपलब्ध है, ठीक है, लेकिन तुमसे इतना नहीं बन पड़ रहा है कि एक भूखे इंसान को एक छोटा सा केक दे दो, ठीक है। दिस एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड वीक एंड नीडेड सम फूड। इट इज नॉट ईजी टू एंगर ए सेंट, but the selfish woman had been able to do so. So Saint Peter put a curse on the selfish woman, telling her she did not deserve to have comforts of human life like a warm fire, a house to live in and good food to eat whenever she wanted. ठीक है, तो ये तुम डिजर्व नहीं करती हो, ठीक है। अगर तुम कुछ दे नहीं सकती हो, मतलब एक भूखे को खिला नहीं सकती हो, तो तुम खुद भी लाइफ के कंफर्ट्स और लग्जरीज को डिजर्व नहीं करती हो, ठीक है। ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंड नाउ, तो इन्होंने एक कर्स दे दिया, एक श्राप दे दिया, ठीक है। एक श्राप क्या था भाई साहब, नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, ठीक है। तो आपको भाई साहब एक थोड़ा, तो जैसे वुड पेकर क्या है, पूरा दिन ठकर 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 करता रहेगा और थोड़ा सा फूड उसको जुगाड़ होगा, तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। स्कैंटी फूड मिलना चाहिए, ठीक है। तुमको कोई ऐसा बर्ड बन जाना चाहिए that you get your scanty food, थोड़ा सा ही फूड, by boring and boring and boring। यहाँ पे बोरिंग मतलब जैसे आप बोर होते हैं स्टडीज से, वैसा वाला बोरिंग नहीं है ये। बोरिंग मतलब ड्रिल करना, ठीक है, बोरिंग मतलब ड्रिल करना, ठीक है। तो जैसे वुड पेकर को अगर आपने देखा रहेगा तो ये ऐसे ठोकर मारता रहता है वुड में और यहाँ पे बहुत दूर तक जाता है, तो दैट इज कॉल्ड बोरिंग, ठीक है। तो पूरा दिन तुम यही करते रहो, ठीक है। ऐसा कोई प्राणी बन जाओ जहाँ पे तुमको ऐसा ही करना पड़े पूरा दिन। एंड ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड then set up, then up she went through the chimney। जैसे ही उन्होंने श्राप दिया, चिमनी के ऊपर से फुटके से बाहर हो गई, मतलब बर्ड बन के बाहर हो गई। नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, ऑब्वियसली अभी वो बर्ड बन चुकी है
तो उसको अभी बोलना तो आएगा नहीं। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पेकर, ये एक वुड पेकर भाई साहब बन गई वो, फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड। सो उनके so she was changed into a bird, ठीक है। Saint Peter cursed the woman that she would have to build her own nest, ठीक है, like birds do, and must dig holes into hard dry wood to get food to feed herself, ठीक है। तो पूरा दिन बस ठकर 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 करते रहो, बोरिंग मतलब दिस, पूरे दिन को ड्रिल करते रहो, एंड फाइनली यू विल गेट सम फूड एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। The woman went up chimney of her house being speechless and had turned into a woodpecker. This woodpecker could be seen flying out of the top of the chimney. Okay, so that was what had happened. Okay, she had a scarlet cap on her head. ठीक है, तो एक scarlet सा cap था, ठीक है, scarlet cap मतलब ये उसका रंग था, है ना, okay, and that was left the same, तो जो scarlet cap अभी पहनी हुई थी while baking, वही कैप अभी उसके माथे पे भी था जो वुड पेकर बन गई थी। बट ऑल द रेस्ट ऑफ आवर क्लोथ्स वेयर बर्न्ड, ठीक है, ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम, तो वो जो भी कपड़े पहने हुई थी अभी वो वुड पेकर का जो रंग था वो एकदम पूरा काला था, ठीक है। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड। कंट्री स्कूल बॉय मतलब उस विलेज, कंट्री मतलब क्या होता है, आपने चैप्टर भी है ना कंट्री साइड मतलब होता है आपका विलेज। उस विलेज में, कंट्री साइड में जितने भी बच्चे हैं सबने उस वुड पेकर को देखा था। हैज सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, बोरिंग फॉर फूड। तो अभी तक भाई साहब वो वुड पेकरिंग कर रही है फॉर गेटिंग फूड। एज द वुमन हैड बीन वेयरिंग अ रेड कैप इन ह्यूमन फॉर्म एज अ वुड पेकर, हर हेड वाज स्टिल द सेम शेड ऑफ रेड इन कलर। तो अभी तक उसका भाई साहब हेड सेम रेड इन कलर था। हाउएवर ऑल द क्लोथ्स शी हैड बीन वेयरिंग सीम टू हैव बीन बर्न्ड एंड हैड बिकम ब्लैक, ठीक है, एंड दैट इज व्हाट द वुड पेकर्स बॉडी वाज। तो पूरा जो उसका कोट था या वुड पेकर को जिस तरह से दिख रही थी अभी वो काला दिख रही थी, ठीक है। द पोएट सेज दैट एवरी स्कूल बॉय लिविंग इन द विलेज हैड सीन दिस वुड पेकर एंड दे स्टिल डिग्स इनटू द बार्क ऑफ ट्रीज लुकिंग फॉर वॉर्म्स एंड इंसेक्ट्स टू फीड देम। तो ये भाई साहब टुकुर पूरा दिन करते रहते हैं और कहीं जाकर थोड़ा बहुत उसको अंदर इंसेक्ट्स मिल जाते हैं, तो वही उनका फूड होता है। तो जिस तरह से भाई साहब पूरे दिन भर सेंट पीटर घूमते हुए आए थे और उनको भाई साहब एक छोटा सा केक देने में भी ये कतरा रही थी, तो अभी वही सेम चीज इसको भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। कंक्लूजन, बाय अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड समरी द पोएट वांट्स टू से दैट व्हेन यू हैव समथिंग देन शेयर इट विद अदर्स, ठीक है, एंड डोंट बी सेल्फिश एंड ग्रीडी, ठीक है। शेयर करने से चीजें कम नहीं हो जाती हैं। तो ये सब कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं पीपल, ठीक है। सेंट पीटर, हु वाज अ सेंट पीटर एंड अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट मतलब डिसाइपल मतलब भक्त, क्राइस्ट के भक्त। स्लेज व्हीकल पुल्ड बाय ड्रॉट एनिमल्स इन अ स्नो, तो स्लेज क्या होता है वैसे, ड्रॉट एनिमल्स क्या होते हैं, वो हुआ ड्रॉट एनिमल्स जैसे घोड़ा, ठीक है, बैल, ये सब ड्रॉट एनिमल्स हैं जो गाड़ियों को चलाते हैं, ठीक है, तो इनको ड्रॉट एनिमल्स बोलते हैं। स्नो, स्विफ्ट, फास्ट, क्यूरियस, स्ट्रेंज, प्रीचिंग, रिलीजियस टीचिंग्स, हार्थ एक फायर प्लेस फॉर कुकिंग, नीड ए टर्निंग फ्लावर इनटू डॉ जो आटा गूंथते हैं हम, प्रोवोक, इंसाइट एंगर और मेक एंग्री, तो उसके इस बिहेवियर ने उसके एंगर को प्रोवोक कर दिया। ड्वेल, लिव, स्कैंटी, वेरी लिटिल, ठीक है। बोरिंग, ड्रिलिंग होल, तो आप जो होल ड्रिल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बोरिंग। हाँ तुम सो ही जाओ भाई साहब। पिंकी, स्कारलेट, ब्राइट रेड, कंट्री साइड दैट इज रूरल एरियाज। अभी हम यहाँ पे भाई साहब पोएटिक डिवाइसेस पढ़ेंगे। तो पोएटिक डिवाइसेस में पहला आता है आपका असोनेंस, ठीक है। नाउ व्हाट इज असोनेंस पीपल, व्हाट इज असोनेंस? तो रेपिटेशन ऑफ वॉवल साउंड। देखो आपका ए ई आई ओ यू वॉवल नहीं होता है और बाकी सारी चीज़ कांस्टेंट नहीं होती हैं। हमारा जनरली ये समझ में आता है कि ए ई आई यू इनके साउंड्स आपके वॉवल्स होते हैं, ठीक है। तो ओ का साउंड, ए का साउंड, आई का साउंड, यू का साउंड, ये वॉवल है। द साउंड इज बेसिकली द वॉवल, ठीक है। यहाँ पे क्या है भाई साहब, रेपिटेशन ऑफ द वॉवल साउंड, इसको हम क्या बोलते हैं, असोनेंस। तो स्टैंजा 1 देख लेते हैं भाई साहब, पहला वाला जो स्टैंजा है, ठीक है, अवे अवे, ठीक है, दैट दे, ठीक है, ये आपका स्टैंजा 1 का है भाई साहब। तो यहाँ पे कौन सा आ रहा है भाई साहब, अवे वे, ठीक है, इस तरह से आ रहा है। दैट दे, देम, थ्रू, तो यहाँ पे TH वाला साउंड रिपीट होता हुआ दिख रहा है। स्टैंजा 2 में दे, द, लुक लाइक, फनी, ठीक है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। दे, देम, येट, यू, वाई वाला साउंड देखो, ठीक है। लर्न, लेसन, एल का साउंड,
टेल टेल, टी का साउंड, ठीक है, वुमन, वॉज, देम, द, फेंट, फास्टिंग, ठीक है, स्टिल, स्मॉलर, टुक, टाइनी, ये सारे आपके भाई साहब क्या हो रहे हैं, दीज आर रेपिटेशन ऑफ द वावल साउंड, दीज आर द रेपिटेशन ऑफ द वावल साउंड। इसमें देख लेते हैं हम भाई साहब, चलिए। तो स्टैंजा 1 में आते हैं, देखो यहाँ पे आपका यहाँ पे राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द राइमिंग स्कीम पीपल, अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, ठीक है, ओके, नॉर्थलैंड, ठीक है। तो ये भाई साहब अगर मैंने इसको ए माना, ठीक है, यहाँ पे बताइए कुछ और आपको दिख रहा है इसके साथ राइम करता हुआ स्टैंजा में, नहीं दिख रहा है। फ्यू, फ्यू मतलब हो गया भाई साहब बी, बी मान लिया इसको हमने, ठीक है। इन विंटर, इसके साथ भी कुछ मैच नहीं कर रहा है तो ये हो गया सी, ठीक है, दैट दे कैन नॉट स्लीप थ्रू, ये हो गया, तो बी और बी भाई साहब आपका मैच हो रहा है, ठीक है। तो ए बी सी डी हो गया ये, दिस इज बेसिकली ए बी सी डी। पोएटिक डिवाइसेस, ऑलिटरेशन, it is the first repetition of a letter at the start of closely placed words, ठीक है, the repetition of the letter th is that they cannot sleep them through, ठीक है, तो ये आपका sleep them through नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। alliteration means repetition, alliteration means repetition of a letter that at the start of a closely placed words, the repetition of the letter th is that they cannot sleep them through। रेपिटेशन, द पोएट हैज रिपीटेड द वर्ड अवे, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे पोएट ने कौन सा वर्ड रिपीट किया यहाँ पे, अवे। एंजैपमेंट, द सेंटेंसेस आर बीइंग कंटिन्यू टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट अ ब्रेक, तो यहाँ पे भाई साहब एंजैपमेंट मतलब क्या होता है, एक ब्रेक के बिना इस सेंटेंस को हमने दूसरे लाइन में कंटिन्यू किया है, ठीक है, ओके। सो द सेंटेंसेस आर, इसको हम बोलते हैं एंजैपमेंट पोएटिक डिवाइस में। पोएटिक डिवाइस में एंजैपमेंट मतलब क्या होता है, द सेंटेंसेस आर बीइंग कंटिन्यूड टू द नेक्स्ट लाइन without a break, last two lines of the stanza show enjambment, तो आपका देखो last two lines, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through, तो देखो ये एक ही सेंटेंस है बेसिकली, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through, एक ही लाइन है लेकिन दो लाइन में लिखा गया है, एक ही लाइन है, तो इसको इस तरीके की चीजों को हम क्या बोलेंगे, एंजैपमेंट, मतलब एक लाइन को ही कंटिन्यू किया गया है दो लाइन में, दैट इज कॉल्ड एन एंजैपमेंट। राइमिंग स्कीम समझ में आ गई भाई साहब। नॉर्थलैंड के साथ कुछ भी राइम कर रहा है क्या इनमें, नहीं, तो इसको ए लिख दिया हमने। वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, फ्यू विंटर तो नहीं लेकिन थ्रू, ये आपका भाई साहब राइम कर रहा है, तो बी और बी हो गया भाई साहब। और यहाँ पे राइमिंग विंटर है, विंटर के साथ कुछ भी राइम नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमने इसको सी दे दिया। तो इसीलिए आपका राइमिंग स्कीम यहाँ पे क्या हो गया, पहले स्टैंजा के लिए ए बी सी बी, ठीक है। और यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस की बात करें, ऑलिटरेशन, it is the repetition of a letter at the start of closely packed words, the repetition of the letter the, ठीक है, that they cannot sleep, अब यहाँ पे देखो that they cannot sleep them through, समझ में आ रहा है, एक ही लाइन में आपका टा 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 द द द द द कितनी बार है, ठीक है। सो टी एच भाई साहब आपका देखो रिपीट हुआ है, that they them through, तो ये आपका भाई साहब एक रेपिटेशन है, और इस रेपिटेशन के पैटर्न को हम क्या बोलते हैं भाई साहब, alliteration. This is known as alliteration. It is a repetition of a letter at the start of closely placed words, the repetition of the letter th in that they cannot sleep them through, ठीक है, ये repetition of the letter th है। Thank you, okay। Repetition, the poet has repeated the word away, अभी यहाँ पे देखो away repeat हुआ है, ठीक है, किधर भाई साहब, away away, तो ये repetition है, एक बार ही अवे बोल सकते थे लेकिन अवे अवे बोला है, ठीक है, सो दैट इज अ रेपिटेशन। ये सारी चीजें पोएट्स क्यों करते हैं यूज, टू गिव अ पोएटिक जिस, मतलब पोएम लिखा है, कोई स्टैंजा नहीं लिखा है, ठीक है, ओके ओके ओके। स्टैंजा 2 में आते हैं भाई साहब आपका, वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक द बियर्स कब्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, ठीक है। पोएटिक डिवाइसेस क्या यूज हुए हैं भाई साहब यहाँ पे, ऑलिटरेशन, अगेन ऑलिटरेशन क्या है, रेपिटेशन ऑफ अ लेटर एट द स्टार्ट ऑफ अ क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स, द रेपिटेशन ऑफ द लेटर टी एच इन द हार्नेस द, ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे टी एच, ठीक है, द यहाँ पे भाई साहब रिपीट हुआ ये, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ऑलिटरेशन, ठीक है। एस इन स्लेजेस, एस इन स्लेजेस एंड इन स्नोज, देखो ये एस वाला सेट, एंड द चिल्ड्रन, अगेन एल एल, ठीक है, लुक लाइक बियर कब्स,
बाप रे, ये क्या हो रहा है भाई साहब, एक बार ये, थैंक यू। ठीक है, लुक लाइक बियर कप्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है भाई साहब, एफ और ये एफ, ठीक है, फनी फरी क्लोथ्स। आर वी एबल टू अंडरस्टैंड? इसको हम बोलते हैं ऑलिटरेशन। एंजैबमेंट, एंजैबमेंट कहीं यहाँ पे दिख रहा है, मतलब एक ही सेंटेंस है लेकिन दो में लिखा गया है, ठीक है। एंड द सेंटेंसेस आर बीइंग कंटिन्यू टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट अ ब्रेक थ्रू द स्टैंजा सिमिली, ठीक है। यहाँ पे एंजैबमेंट आपको दिख रहा है, वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेन डियर। तो ये वाला एक एंजैबमेंट है कि नहीं? देखो ये एक ही सेंटेंस है ना, रेन डियर को हमने स्लेजेस में बांध के जब स्नो हो रहा है, तो ठीक है, तो एक ही सेंटेंस है, दैट इज कॉल्ड एंजैबमेंट। सिमिली, सिमिली मतलब क्या होता है? द पोएट हैज कंपेयर्ड द चिल्ड्रन विद बियर्स कप्स। आप किसी चीज को किसी चीज के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो चिल्ड्रन को कैसे कंपेयर किया उन्होंने? बियर के कब्स के साथ। चिल्ड्रन ने जैसा ड्रेसअप पहना है इस ठंड के मौसम में, जो फ्लरी क्लोथ्स पहने हुए, ठीक है, फर वाला क्लोथ्स पहना हुआ है, उसके वजह से वो कैसे दिख रहे हैं? बियर कब्स की तरह दिख रहे हैं। सो दैट इज नोन एज अ सिमिली। क्लियर 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 पीपल? ओके ओके ओके। They tell them a curious story. I don't believe it's true and yet you may have learned a lesson if I tell the tale to you. तो यहाँ पे poetic devices हम देख रहे हैं. Alliteration. It is the repetition of a letter at the start of closely placed words. The repetition of the letter. तो यहाँ पे भाई साहब क्या क्या है repetition of a letter में? T T T है ना? So T, they tell them, they tell them. ठीक है, repetition हो गया ये भाई साहब। तो रेपिटेशन यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑलिटरेशन, ठीक है, इस वर्ड को हम ऑलिटरेशन बोल रहे हैं। अभी यहाँ पे देखो, ठीक है, येट यू, दैट इज ऑल्सो बेसिकली क्या हो गया? ऑलिटरेशन, ठीक है। एंड देन एल इन लर्निंग अ लेसन, एल एल ऑलिटरेशन, ठीक है। टी इन टेल द टेल, ट ट ट, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली ऑलिटरेशन। रेपिटेशन क्या हो रहा है? द पोएट हैज रिपीटेड द वर्ड टेल, ठीक है। तो टेल द टेल टू यू, कहाँ टेल रिपीट हुआ भाई साहब? हाँ, यहाँ पे देखो टेल, और यहाँ पे देखो एक ही स्टैंजा में एक जो वर्ड है वो दो बार आया है, टेल, ठीक है। तो इसको हम रेपिटेशन बोलेंगे। एंजैबमेंट मतलब एक ही सेंटेंस दो लाइंस में लिखे गए हैं। द सेंटेंसेस आर बीइंग कंटिन्यूड टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट अ ब्रेक, लास्ट टू लाइंस ऑफ द स्टैंजा, एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। तो तुम भाई साहब को एक लेसन समझ जाओगे, मतलब व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी इफ आई बेसिकली नरेट द स्टोरी टू यू। तो एक ही सेंटेंस है लेकिन दो में लिखा गया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंजैबमेंट। आर वी क्लियर 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 ऑन दिस वन पीपल? सो दीज आर पोएटिक डिवाइसेस दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके ओके ओके। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know, ठीक है। तो पोएटिक डिवाइसेस अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिर्फ एंजैबमेंट। एंड तो आपका फर्स्ट टू लाइंस ऑफ द स्टैंजा, वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, एक ही सेंटेंस है, देखो दो लाइंस में लिखा गया है। स्टैंजा में एक सेंटेंस को ही दो लाइंस में लिखा गया है। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, जब वो वर्ल्ड में रहते थे, ठीक है। सो द सेंटेंसेस आर बीइंग कंटिन्यूड टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट अ ब्रेक। फर्स्ट टू लाइंस ऑफ द स्टैंजा शो एंजैबमेंट, ठीक है। He came to the door of a cottage in traveling around the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. तो alliteration आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई साहब? It is a repetition of a letter at the start of closely placed words. Repetition, जैसे देखो यहाँ पे भाई साहब, where woman was, देखो यहाँ पे W का साउंड रिपीट हुआ है, the in them on the hearth, ठीक है। तो आपका भाई साहब द, ठीक है, यहाँ पे देखो टी एच ये भाई साहब आपका रिपीट हुआ है, ठीक है, क्लियर है? टी एच इन द हर्थ, ओके। तो यहाँ पे ये एसोनेंस, देयर इज अ प्रोमिनेंट साउंड ऑफ द वॉवल ओ इन द टू द डोर ऑफ द कॉटेज, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ पे केम डोर ऑफ द कॉटेज, तो ये प्रोमिनेंट साउंड आ रहा है, देखो, ठीक है, इसको हम बोलेंगे एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है? वॉवल साउंड, ठीक है। वॉवल साउंड यहाँ पे क्या आ रहा है? देखो टू, डोर, कॉटेज, ठीक है। यहाँ पे ओ साउंड बहुत प्रीडोमिनेंटली एक पर्टिकुलर लाइन में आ रहा है और इसी को हम क्या बोलेंगे? असोनेंस। तो वॉवल साउंड जब बहुत जोर से रिपीट होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? असोनेंस, ठीक है, क्लियर है? अच्छा, बहुत कुछ क्लियर है तुम्हारा, हाँ। There is a prominent sound of vowel O to the door of the cottage. And being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. तो यहाँ पे poetic devices क्या हो जाएगा भाई साहब? Alliteration, ठीक है।
इट इज अ रेपिटेशन ऑफ अ लेटर। तो ऑलिट्रेशन बेसिकली क्या है? रेपिटेशन ऑफ अ लेटर एट द स्टार्ट ऑफ क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स, रेपिटेशन ऑफ द लेटर एफ इन फेंट विथ फास्टिंग। तो यहाँ पे आपका एफ फेंट विथ फास्टिंग, ठीक है। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, तो ये हो गया डी और ये हो गया डी, ठीक है। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन, ठीक है। एफ इज फेंट विथ फास्टिंग, डी इन द डे ऑलमोस्ट डन। देयर इज अ प्रोमिनेंट साउंड ऑफ द वर्ड आई इन द फर्स्ट एंड द लास्ट लाइन, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे आई इन द फर्स्ट एंड द लास्ट लाइन, प्रोमिनेंट साउंड है आपका, देखो आई का, ठीक है। प्रोमिनेंट साउंड, एसोनेंस मतलब क्या है? प्रोमिनेंट साउंड ऑफ द वॉवल आई इन द फर्स्ट एंड द लास्ट लाइन। He asked her from her store of cakes to give him a single one. Give और I देखो यहाँ पे him, ठीक है। लास्ट लाइन में आपको वॉवल आई का यहाँ पे रिपीटेड यूज मिल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड असोनेंस, ठीक है। असोनेंस मतलब वॉवल साउंड जब प्रोमिनेंटली दिखे, ठीक है। ओके, स्टैंडा 7 पे आते हैं। बच्चा पार्टी शो शी मेड अ वेरी लिटिल केक बट एज इट बेकिंग ले, एक छोटा सा केक उसने बनाया, ठीक है। एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव इट अवे। पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पे क्या हुए हैं भाई साहब? एंजैबमेंट। द सेंटेंसेस आर बीइंग कंटिन्यूड टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट अ ब्रेक, ठीक है। लास्ट टू लाइन्स ऑफ द सोर्स एंजैबमेंट, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव इट अवे। तो इसका मतलब ये एक ही लाइन हो गया ना, दिस इज बेसिकली वन लाइन ओनली। तुम्हारा रंगोली डिजाइन हो गया। अरे रंगोली कंपटीशन भाई साहब बहुत बढ़िया, भाई साहब नाम लिखाओ कहीं रंगोली कंपटीशन में। She looked at it and thought it seemed too large to give it away। तो ये बेसिकली एक ही लाइन है जो दो सेंटेंसेस में लिखा गया है, ठीक है। क्लियर है? सो दैट इज कॉल्ड एन एंजैबमेंट, दिस इज नोन एज एन एंजैबमेंट, ओके। Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done, ठीक है। Alliteration, it is the repetition of a letter, it is the repetition of a letter at the start of a closely placed words। The repetition of the letter S is still smaller, ठीक है। तो repetition है भाई साहब, therefore she needed another and still a smaller one। तो यहाँ पे alliteration है, repetition of a letter at the start of a closely placed words, the repetition of the letter S is smaller, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब आपका एक S का repetition हो रहा है। Assonance, there is a prominent sound of the word vowel E in the first line। तो vowel E में अगर आप देखोगे looked, she, ठीक है, turned, large, E, ठीक है, that is basically आपका assonance is E। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपलम, ओके। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that। तो poetic devices यहाँ पे भाई साहब क्या यूज हो रहा है? Alliteration, it is the repetition of a letter, repetition of a letter at the start of a closely placed words, the repetition of the letter T in took a tiny, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ पे took tiny, ठीक है, ये भाई साहब आपका alliteration हो गया। रेपिटेशन मतलब क्या होता है? द पोएट हैज रिपीटेड द वर्ड, एक ही वर्ड को रिपीट करना होता है रेपिटेशन, और किसी कॉन्सोनेंट को रिपीट करना होता है ऑल्टरेशन, ठीक है। क्लियर है? ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे, और वॉवल को रिपीट करना क्या होता है? वॉवल के साउंड को एसोनेंस, वॉवल के साउंड को रिपीट करना होता है एसोनेंस, किसी कॉन्सोनेंट के साउंड को रिपीट करना होता है ऑल्टरेशन, और भाई साहब आपका रेपिटेशन क्या होता है? किसी वर्ड को ही रिपीट करना हो जाता है आपका रेपिटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रेपिटेशन, द पोएट हैज रिपीटेड द वर्ड रोल्ड, ठीक है। तो रोल्ड एंड रोल्ड, तो ये रिपीट किया गया है, ठीक है, रोल्ड एंड रोल्ड। सिमिली, द पोएट हैज कंपेयर्ड, सिमिली मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज को दूसरे चीज के साथ कंपेयर कर रहे हैं। द पोएट हैज कंपेयर्ड द थिन केक विद अ वेफर यूजिंग एज एंड बेक्ड इट थिन एज वेफर। एक वेफर जितना थिन बना दिया उस केक को। क्या केक और वेफर सेम होते हैं? नहीं, लेकिन एक वेफर जैसा थिन बना दिया उस केक को, तो सिमिली हो गया ये, ठीक है। एनाफोरा, it is a repetition of a word at the start of two or more consecutive lines, ठीक है। and rolled it flat and baked it thin as wafer, ठीक है। तो यहाँ पे देखो and, ठीक है, and roll, तो ये एक ही चीज जब दो सेंटेंसेस के स्टार्ट में आती है तो उसको हम बोलते हैं एनाफोरा, ठीक है। if one word actually comes at the start of two consecutive sentences, that is known as anaphora, ठीक है। so and baked it as thin as wafer, ठीक है। okay, for she said
माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट टू माई सेल्फ। तो ऑल्टरेशन यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, इट इज अ रेपिटेशन ऑफ अ लेटर एट द स्टार्ट ऑफ क्लोजली पैक्ड वर्ड्स, रेपिटेशन ऑफ द लेटर एस इन सीम टू स्मॉल। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे फॉर शी सेड माई केक्स सीम टू स्मॉल, तो यहाँ पे ऑलिटरेशन हो रहा है भाई साहब। ठीक है, ओके। एंजापमेंट, अगेन एंजापमेंट भाई साहब यहाँ पे फर्स्ट 3 लाइन्स ऑफ द स्टैंडा, तो एक ही लाइन है देखो, फॉर शी सेड माई केक्स, तो एक ही लाइन है देखो, कोटेशन मार्क यहाँ से चालू हुआ यहाँ पे बंद हुआ है। ठीक है, तो एक ही लाइन मतलब एक ही पर्सन बोल रहा है, व्हेन आई ईट देम ऑल ऑफ देम माई सेल्फ एंड येट टू लार्ज टू गिव अवे। तो ये एक ही सेंटेंस है जिसको 3 लाइन्स में बोला गया है या 3 लाइन्स में प्रेजेंट किया गया है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे भाई साहब, एंजापमेंट। ठीक है, असोनेंस, देयर इज अ प्रोमिनेंट साउंड ऑफ द वर्ड ई इन द सेकंड लाइन। तो आप अगर सेकंड लाइन में आते हैं यहाँ पे देखो ई एक प्रोमिनेंट साउंड है, ई देखो प्रोमिनेंट साउंड है यहाँ पे। ठीक है, वेन में भी देखो ई हो रहा है। ठीक है, माई सेल्फ में भी देखो ई हो रहा है, तो काफी प्रोमिनेंटली ये वॉवेल यहाँ पे यूज हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, असोनेंस। असोनेंस साउंड से कंसर्न्ड है, सिर्फ वॉवेल से नहीं, वॉवेल के साउंड से हमें मतलब है यहाँ पे। ठीक है, वेन, ईट, ठीक है, देम, माई सेल्फ। ठीक है, तो ई बहुत प्रोमिनेंटली आ रहा है पूरे सेंटेंस में। ठीक है, दैट इज कॉल्ड असोनेंस। ओके, एंड तो यहाँ पे भाई साहब रेपिटेशन, द पोएट हैज रिपीटेड द वर्ड सेंट। तो आपको भाई साहब रेपिटेशन मतलब क्या होता है, पूरा वर्ड ही यहाँ पे रिपीट हो, तो यहाँ पे है। ओके, देन गुड सेंट पीटर, ठीक है, फॉर ही वाज हंग्री एंड फेंट एंड श्योरली सच अ वुमन वाज एनफ टू प्रोवोक ए सेंट। यहाँ पे देखो सेंट भाई साहब रिपीट हुआ है। ठीक है, enjambment, the sentences are being continued to the next line without a break. Last 2 lines of the stanza show enjambment, and surely such a woman was enough to provoke a saint. तो ये हो गया भाई साहब आपका enjambment. Alliteration, it is the repetition of a letter at the start of a closely packed word. ठीक है, तो alliteration भाई साहब क्या है, the repetition of the letter H, he was hungry, he was hungry. ठीक है, तो ये आपका भाई साहब हो गया क्या, alliteration. Clearum peopleum. Okay. And he said, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. Enjambment, the sentences are being continued to the next line without a break. First 2 lines of the stanza shows embellishment. ठीक है, तो आपके first 2 lines देखो यहाँ पे, and he said, you are too far selfish to dwell in a human form. ठीक है, you are far too selfish to dwell in a human form. तो ये हो गया भाई साहब आपका enjambment. The sentences are being continued to the next line without a break. First 2 lines of the stanza show enjambment. Assonance क्या हो जाएगा, there is a prominent sound of the word O in the third line. ठीक है, तो आपका O हो गया भाई साहब यहाँ पे, ये हो गया O आपका, to dwell in the human form, to have both food and shelter, तो ये आपका O, यहाँ पे भी आपका O, this is also O. ठीक है, क्लियर है। ओके, ऑलिटरेशन यहाँ पे देखो, it is the repetition of a letter at the start of a closely packed, the repetition, तो जैसे यहाँ पे देखो, नाउ यू शैल बिल्ड एज बर्ड्स डू। ठीक है, बी, और ये बी भाई साहब ऑलिटरेशन हो गया। ठीक है, बी इज बाई बोरिंग। अब यहाँ पे तो रेपिटेशन ही हो गया भाई साहब। ठीक है, दिस इज बेसिकली रेपिटेशन। ठीक है, तो बोरिंग मतलब ड्रिलिंग है बेसिकली। ठीक है, हाँ, सलून खोल लो भाई साहब, उसके बालों का मैल निकाल लो, तुम सलून ही खोल लो ना। मैं तो तुम्हारा कस्टमर बन नहीं पाऊंगा कभी, आगे पकड़ लेना पूरे कामोटे के लोगों को तुम। By boring and boring. ठीक है, so that is basically repetition. Enjambment, the sentences are being continued to the, क्या करना है लाइफ में, रंगोली देना है, सलून खोलना है, क्या करना है भाई साहब, डिसाइड कर ले। कल आज भर का समय देता हूँ, कल सुबह आके मेरे को बोल देना। हाँ, इतने विविड इंटरेस्ट तुम्हारे बाहर आ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, द सेंटेंसेस आर बीइंग कंटिन्यूड टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट अ ब्रेक. The second and third lines of the stanza show enjambment. ठीक है, now you shall build as the birds do and shall get your scanty food. तो ये भाई साहब आपका enjambment हो गया, क्यों, क्योंकि एक ही सेंटेंस है, दो लाइन्स में लिखा गया है। ठीक है, assonance, there is a prominent sound of the vowel A in the second line, O and I in the third line. तो A देखो यहाँ पे in the second line, and shall get your scan. ठीक है, एंड स्कैन। ठीक है, ये आपका भाई साहब ए साउंड प्रोमिनेंटली आ रहा है, स्कैंटी। ठीक है, फूड, ओ एंड आई इन द थर्ड लाइन, बोरिंग, तो ये तो भाई साहब है। और रिंग। ठीक है, तो आर आई भी आपका साउंड हो रहा है, तो ओ साउंड भी आ रहा है और आई साउंड भी आ रहा है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, असोनेंस। असोनेंस मतलब साउंड से कनेक्टेड है,
अश्योरेंस मतलब आपका भाई साहब वॉवल से कनेक्टेड नहीं है, वॉवल से जो साउंड निकल रहा है उससे कनेक्टेड है, ठीक है। ओके ओके ओके, यहां पे देखो पोएटिक डिवाइसेस क्या क्या हो जाएंगे, द सेंटेंसेस आर बीइंग कंटिन्यूड, लास्ट टू लाइंस ऑफ द स्टैंजा, बट ऑल द रेस्ट ऑफ आवर क्लोथ्स वेयर बर्न्ड ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम। तो ये एक लाइन हो गया जिसको दो लाइंस में रिप्रेजेंट कर दिया गया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, दिस इज नोन एज एन एंजैबमेंट। सिमिलरली द पोएट हैज कंपेयर्ड द वुमेन्स बर्न क्लोथ्स विद कोल, ठीक है। तो यहां पे भाई साहब क्या किया जा रहा है, सिमिली यूज किया जा रहा है, बट ब्लैक एज मतलब हो गया भाई साहब आपका क्या, दिस इज अ सिमिली, दिस इज अ सिमिली एज अ कोल इन द फ्लेम। ऑलिटरेशन, it is the repetition of a letter at the start of closely placed words, the repetition of the letter h in her head, ठीक है। तो आपका भाई साहब repetition of the letter क्या हो जाएगा यहाँ पे, had a scarlet cap on her head, had her head, ठीक है। तो it is the repetition of a letter at the start of closely placed words, the repetition of the letter h in her head. Assonance, there is a prominent sound of the vowel e in the first line. तो अगर आप देखोगे भाई साहब फर्स्ट लाइन में हैड अ स्कारलेट, ठीक है, हर हेड, ठीक है, यहाँ पे भाई साहब ई जो साउंड है वो प्रोमिनेंटली आ रहा है एंड हेंस दैट विल सर्व एज एन असोनेंस, ठीक है। ओके, सो वी आर कमिंग टू स्टैंजा 16 एंड एवरी काउंटी स्कूल बॉय, कंट्री स्कूल बॉय मतलब विलेज का स्कूल बॉय। तो ऑलिटरेशन, इट इज अ रेपिटेशन ऑफ अ लेटर एट द स्टार्ट ऑफ क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स, द रेपिटेशन ऑफ एफ इन फॉर फूड, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे देखो किधर गया भाई साहब, एफ कहाँ यूज हुआ है भाई साहब यहाँ पे, बोरिंग फॉर फूड, ठीक है। तो एफ और एफ भाई साहब दो बार यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। रेपिटेशन, द पोएट हैज रिपीटेड द वर्ड अगेन, यहाँ पे बोरिंग भाई साहब, बोरिंग बोरिंग फॉर फूड, तो यहाँ पे भाई साहब पूरा पूरा वर्ड आया है, तो पूरा वर्ड जब आएगा तो उसको हम बोलेंगे रेपिटेशन। एंजैबमेंट, एक ही सेंटेंस जब दो बार यूज होता है, ठीक है, द सेंटेंसेस आर बीइंग कंटिन्यूड टू द नेक्स्ट लाइन without a break, first two lines of the enjambment, and every country school boy has seen her in the wood. तो एक ही सेंटेंस है जिसको दो सेपरेट लाइंस में प्रेजेंट किया गया, so that is basically an enjambment. Assonance, there is a prominent sound of the vowel o in the last line, o o o और i भी, ठीक है, बो रिंग, ठीक है। तो आपका भाई साहब क्या हो रहा है, o और i। e in the third line, e in the third line देखो यहाँ पे where she lives, trees, ठीक है। तो ये आपके थर्ड लाइन में ई का काफी प्रोमिनेंटली साउंड हो रहा है, सो दैट इज नोन एज एन एसोनेंस, ठीक है। देयर इज प्रोमिनेंट साउंड ऑफ द कॉन्सोनेंट्स आर एंड वाई इन द फर्स्ट लाइन। तो अगर आप देखोगे भाई साहब आर और वाई को कॉन्स्टेंटली यूज किया गया यहाँ पे, एवरी, ठीक है, और वाई इन द फर्स्ट लाइन। तो आपका भाई साहब एवरी, ठीक है, कंट्री स्कूल बॉय, ठीक है, इससे आपका साउंड हुआ है, सो देयर इज अ प्रोमिनेंट। ओके ओके ओके, सो दैट बेसिकली कंप्लीट्स योर चैप्टर वा पीपल वा। 1 second of people वा, अरे रुको कहाँ चले।